अकबर के दरबार के बहुत सारे मंत्री बीरबल से जलते थे क्योंकि अकबर बीरबल को बहुत मान देते थे। एक दिन वो सभी अकबर के पास जाकर बोले, जहां पनाह, आप बीरबल को हमसे ज्यादा मान देते हैं, जबकि हम दरबार में बीरबल से कई साल पहले आए। हम चाहते हैं कि आप हमें अपनी काबिलियत साबित करने का मौका दें। हम दिखा देंगे कि हम बीरबल से ज्यादा काबिल हैं। अकबर कुछ देर सोचकर बोले, मैं बीरबल को लेकर कोई पक्षपात नहीं करता। मैं आप सभी का अनुरोध स्वीकार करता हूं। मैं आप सभी को एक कार्य दूंगा और अगर आप वो कर पाए तो आपको बीरबल के बराबर का ओहदा मिलेगा। अकबर ने उन सभी को एक शाल दी और कहा, इस शाल को देखिए। मैं चाहता हूं कि आप मेरे शरीर को पूरी तरह इस शाल से ढक दें। सभी मंत्रियों ने पूरी कोशिश की पर अकबर को शाल से ढक नहीं पाए। अकबर के आकार के अनुसार वो शाल बहुत छोटी थी। आखिरकार मंत्रियों ने अपनी हार स्वीकार कर ली। अकबर ने तब बीरबल को बुलाया और उसे शाल देकर वही कार्य करने को कहा। बीरबल ने शाल का आकार देखा, फिर अकबर को बिस्तर पर लेटने के लिए कहा। फिर बीरबल अकबर से बोला, जहां पनाह, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने पैरों को मोड़ ले और अपने सिर को अपनी छाती से लगा लें। अकबर ने वैसा ही किया। बीरबल ने अकबर को पूरी तरह शाल से ढक दिया। अकबर ने बीरबल से पूछा कि उसे इस समस्या का हल कैसे सूझा। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहां पनाह, आपके साम्राज्य में एक पुरानी कहावत है कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारना चाहिए, जिसका सीधा सा अर्थ ये है कि जितने पैसे आपके पास हो उसी हिसाब से आपकी जीवन शैली होनी चाहिए। अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और अन्य मंत्रियों से कहा, मैंने आप सभी को सिद्ध कर दिया कि बीरबल आपसे ज्यादा बुद्धिमान है। मंत्रियों ने अपनी गलती के लिए माफी मांगी और निराश होकर चले गए। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में आम नागरिकों का दुख दर्द सुन रहे थे कि तभी महल से खबर आई, बेगम उनसे मिलना चाहती हैं। बीरबल ने देखा, जिस बेगम को अकबर बहुत चाहते थे, उसी के महल का सुरक्षा प्रहरी यह संदेश लेकर आया था। अकबर ने उस सुरक्षा प्रहरी से कहा, उन्हें इत्तिला भेज दो कि हम अभी आते हैं। वह प्रहरी वहां से चला गया और बीरबल के होठों पर यूं ही मुस्कान खेल गई जिसे अकबर ने देख लिया। अकबर फिर अपनी रियाया का दुख दर्द सुनने लगे। थोड़ी ही देर के बाद फिर उसी बेगम का पैगाम आ गया। इस बार बादशाह अकबर ने उससे कहा, चलो मैं आता हूं, और शीघ्र ही अपने आसन से उठ गए। बादशाह की हड़बड़ाहट देखकर बीरबल को हंसी आ गई, जिसे बेगम के पास जाते जाते भी बादशाह ने देख लिया और बीरबल की हंसी को अपना अपमान माना। उन्होंने बीरबल को बुलाकर बिना कोई जवाब तलब किए हुक्म दिया, बीरबल, तुम मेरे राज्य से दफा हो जाओ। अब कभी भी तुम इस राज्य की मिट्टी पर दिख गए तो समझो तुम्हारी खैर नहीं। अकबर की क्रोध से उबलती आंखों को देखकर बीरबल ने बिना किसी हील हुज्जत के आदेश पालन में ही अपनी भलाई समझी। बीरबल को सजा सुनाए अभी 2-4 दिन ही बीते थे कि अकबर के सामने एक बच्चे के लिए झगड़ती 2 माताओं का एक ऐसा विवाद सामने आया जिसे सुलझाने के लिए अकबर को बीरबल की आवश्यकता महसूस हुई। मगर बीरबल को तो उन्होंने राज्य निकाला दे रखा था। मन ही मन अकबर ने खुद को बहुत कोसा, मगर इस तरह पश्चाताप करने से तो समस्या का समाधान हो नहीं सकता था। अकबर ने सेवकों को बीरबल के आवास पर भेजा, मगर बीरबल वहां नहीं मिला और न यह जानकारी मिली कि वह कहाँ गया है और कब लौटेगा। बीरबल के आवास से लौटे सेवकों की बातें सुनकर अकबर का मन चिंतित हो उठा कि न जाने बीरबल कहाँ गया होगा, न जाने किस हाल में होगा। बच्चे वाली समस्या को फिलहाल उन्होंने इस तरह निपटाया था कि बच्चे की परवरिश की व्यवस्था राज्य की ओर से कर दी थी और उसकी मां होने का दावा करने वाली दोनों औरतों को 1 सप्ताह बाद आने को कह दिया था।
उलझन फिलहाल टल गई थी, मगर बादशाह होने के कारण अकबर इस बात के लिए चिंतित थे कि जब फरियाद लेकर दोनों औरतें फिर उनके पास आएंगी तब उनमें बच्चे की असली मां का पता वे कैसे लगाएंगे और कैसे उचित न्याय दे पाएंगे। इसी उधेड़बुन में अकबर का दिमाग लगा हुआ था। शाम को महल की छत पर टहलते हुए भी इसी समस्या पर विचार कर रहे थे कि अचानक उनकी दृष्टि महल के सामने राजमार्ग पर गई। उन्होंने देखा कि बीरबल मिट्टी से लदी एक बैलगाड़ी पर बैठा हुआ है और गाड़ीवान बैलगाड़ी हाँक रहा है। इस अजीबोगरीब मंजर को देखकर अकबर हैरत में पड़ गए और प्रहरियों को भेजकर बैलगाड़ी रुकवा ली और बीरबल को महल की छत पर ही आकर मिलने का आदेश भिजवाया। मगर बीरबल ने उस प्रहरी से कहा, तुम बादशाह सलामत से जाकर कहो कि मैं उनके हुक्म ही तामील कर रहा हूँ। यदि मैं इस बैलगाड़ी से उतरा तो उनके हुक्म की उदूली होगी। यह गुस्ताखी मैं कदापि नहीं करूँगा। अकबर तक जब बीरबल की यह बात पहुंची तब वे गुस्से से बेकाबू हो गए और पैर पटकते हुए छत से उतरकर बैलगाड़ी के पास पहुंचे। क्रोध से उफनते हुए उन्होंने बीरबल से कहा, मैंने तुम्हें बैलगाड़ी पर रहने का आदेश तो नहीं दिया था कि इससे उतरते तो मेरे हुक्म की उर्दूली होती। मैंने तो कहा था कि इस राज्य की मिट्टी पर तुम्हारे पाँव नहीं देखना चाहता, और पाँव तो क्या, पूरी बैलगाड़ी के साथ तुम मेरे महल के आगे मौजूद हो। बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं। बेखौफ बीरबल बादशाह की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, गरीब परवर, गुस्ताखी माफ हो। इस बैलगाड़ी पर जो मिट्टी लदी है वह पड़ोसी राज्य की है। जब आपने आदेश दिया तभी मैं पड़ोसी राज्य के लिए इस बैलगाड़ी पर रवाना हो गया और बैलगाड़ी पर उस राज्य की मिट्टी लाद कर ले आया। अब इसी मिट्टी पर मेरा रैन बसेरा है। मैं इस बैलगाड़ी से उतरता ही नहीं कि आपके राज्य की मिट्टी पर खड़े होने की बात हो। ऐसे में मैं कतई दोषी नहीं। आपके द्वारा सुनाए गए फरमान का मैं अक्षरशः पालन कर रहा हूँ। बीरबल की बात सुनकर अकबर को हंसी आ गई और उन्होंने हंसते हुए कहा, चलो मान गए कि तुमने मेरे हुक्म की तामील की है। अब मैं अपना हुक्म वापस लेता हूँ। तुम सामान्य ढंग से अपने कार्य पर वापस आ जाओ। बादशाह का आदेश पाते ही बीरबल अपने कार्य पर वापस आ गया। अकबर ने एक बच्चे की दावेदार दो माताओं वाली उलझन बीरबल को बता दी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई चिंता की बात नहीं है जहांपना। आने दीजिए दोनों औरतों को। मैं सही मां को पहचानकर बच्चा उसको सौंप दूंगा। निर्धारित तिथि को दोनों औरतें अकबर के दरबार में पहुंचीं और बच्चे की मांग करने लगीं। अकबर ने उन दोनों महिलाओं को बीरबल के पास भेज दिया। बीरबल ने दोनों औरतों की गुहार सुनी। दोनों की गुहार सुनने के बाद यह कह पाना मुश्किल था कि दोनों में से कौन सही और कौन गलत है। अंततः बीरबल ने दोनों औरतों को बादशाह अकबर के सामने पेश होने का आदेश दिया और स्वयं भी बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, हो गया फैसला? जहांपनाह, बच्चे को यहीं मंगवा लें। बड़ा जटिल फैसला है। मैं चाहता हूं कि फैसला आपके सामने करूं और उस फैसले पर अमल भी आपके सामने ही हो। अकबर ने बच्चे को अपने पास मंगवा लिया। तब तक दोनों औरतें भी बादशाह के दरबार में पहुंच गईं। बीरबल ने बहुत नाटकीय ढंग से अकबर से कहा, जहांपनाह, मैंने दोनों औरतों की बातें सुनी। दोनों की ही बातों से लगता है कि ये दोनों औरतें इस बच्चे से बेइंतहा मोहब्बत करती हैं। अब यह कह पाना तो बहुत मुश्किल है कि बच्चा किसकी कोख से जन्मा है, मगर अब इस गहराई में जाने की जरूरत नहीं। मैंने तय किया है कि इस बच्चे को बराबर बराबर दो टुकड़ों में बांटकर इन दोनों औरतों को एक एक टुकड़ा दे दिया जाए। किस्सा खत्म। बीरबल ने अभी अपनी बात भी खत्म नहीं की थी कि दोनों औरतों में से एक औरत व्याकुल होकर चीख पड़ी, नहीं गरीब परवर, नहीं।
यदि आपके दरबार का यही न्याय है तो मुझे न्याय नहीं चाहिए। मैं इस बच्चे पर अब अपना दावा छोड़ती हूँ। इसे इसी औरत को सौंप दीजिए। मैं नहीं हूँ इस बच्चे की माँ, यह बच्चा मेरी औलाद नहीं है। ऐसा कहकर वह औरत वहीं बैठकर फफक कर रोने लगी। बीरबल ने सिपाहियों को आदेश दिया, दूसरी औरत को ले जाकर कारागार में डाल दो। सिपाहियों ने दूसरी औरत को पकड़ लिया और उसे कारागार की ओर ले जाने लगे। बीरबल ने फिर कहा, झापना, यह जो रोने वाली औरत है वही इस बच्चे की माँ है। कोई भी माँ अपने बच्चे को मरता नहीं देख सकती। जब मैंने बच्चे को तलवार से 2 बराबर टुकड़ों में काटने की बात कही तब यह औरत आर्तनाद कर उठी। इसके रुदन में इसका ममत्व स्वाभाविक रूप से छलक पड़ा। आप चाहें तो इस बच्चे को इसकी माँ को सौंप सकते हैं। बीरबल के इस न्याय से अकबर प्रभावित हुए और अपने गले से मोतियों की एक माला उतारकर बीरबल के गले में डालते हुए कहा, बीरबल, तुमने तो दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। मैं तुम्हारे न्याय की सराहना करता हूँ। अकबर ने उस बच्चे को उसकी असली माँ को सौंप दिया। यमुना के किनारे अकबर ने अपने लिए विशाल महल का निर्माण कराया और उसमें रहने लगे। बरसात के दिन थे। एक बार ऐसा हुआ कि 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा हुई। नदी नाले उफनने लगे। यमुना में बाढ़ आ गई। अकबर का महल भव्य था और जमीन से काफी ऊंचाई पर उसका निर्माण कराया गया था, जिसके कारण न तो महल तक बाढ़ का पानी पहुंच पाया और न ही लगातार बारिश होने से ही उसे कोई नुकसान हुआ। अकबर चैन से अपने महल में रह रहे थे। महल में उनका शयनकक्ष यमुना के किनारे था, जिसके कारण उनके कमरे की दीवार से यमुना का पानी आकर टकराने लगा। पानी टकराने से एक अजीब सा शोर उत्पन्न होता और धीरे धीरे उसकी अनुगूंज हवा में विलीन होती। एक रात जब अकबर सोए हुए थे तब फिर से मूसलाधार बारिश होने लगी। यमुना की लहरों में तीव्रता आ गई और ये लहरें जाकर अकबर के शयनकक्ष की मजबूत दीवार से टकराने लगीं। छपाक छपाक। पानी के इस अजीब शोर के कारण अकबर की नींद खुल गई। वह अपनी शैया से उठे और खिड़की खोलकर बाहर झांकने लगे। वह उस शोर का कारण जानना चाह रहे थे जिसके कारण उनकी नींद खुल गई थी। अंधेरे में दूर तक अकबर को पानी के सिवा कुछ और नहीं दिखा। वर्षा के शोर की सरसराहट के बीच यमुना की लहरों के महल की दीवार से टकराने के कारण एक अजीब सी ध्वनि पैदा हो रही थी। देर तक अकबर पानी का शोर सुनते रहे और उन्हें महसूस हुआ कि यह शोर और कुछ नहीं, नदी के रुदन का स्वर है। अकबर का मन यह सोचकर विह्वल हो गया। नदी रो रही है। ऐसा सोचकर अकबर के रोंगटे खड़े हो गए। उनके मन में सवाल उठा, आखिर नदी रो क्यों रही है? मगर मन में उठते इस सवाल का कोई जवाब उन्हें नहीं मिला। वह खिड़की बंद करके पुनः अपनी शैया पर पहुंच गए, मगर नींद उनकी आंखों से कोसों दूर जा चुकी थी। बहुत बेचैनी से अकबर ने वह रात गुजारी। बार बार उनके मन में यही सवाल उठता, आखिर नदी रो क्यों रही है? दूसरे दिन अकबर जब दरबार में आए तो दरबारियों से पूछने लगे, नदी क्यों रोती है? दरबारी से अकबर के सवाल का जवाब नहीं बन पड़ा। अंत में अकबर ने बीरबल से भी वही सवाल किया। बीरबल ने अकबर से पूछा, जहांपना, आपने नदी को रोते कहाँ सुना है? अपने शयनकक्ष में, अकबर ने जवाब दिया। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपना, मेरी गुजारिश है कि मुझे अपने शयनकक्ष में ले चलें। मैं स्वयं नदी का रोना सुन लेने के बाद ही आपको बता सकूंगा कि नदी क्यों रोती है। अकबर ने बीरबल की शर्त मान ली और उस दिन दरबार के समापन के बाद बीरबल को साथ लेकर अपने महल में आ गए। भोजन आदि से निवृत्त होकर अकबर अपने शयनकक्ष में आए। उनके साथ बीरबल भी था। बीरबल ने अकबर से पूछा, नदी किस समय रोती है? मध्य रात्रि को।
जब हर ओर सन्नाटा छा जाता है तब नदी के रोने का स्वर स्पष्ट सुनाई देता है। अकबर ने बीरबल को बताया। बीरबल को अकबर की बात कुछ कुछ समझ में आने लगी। बीरबल जानता था कि मनुष्य कभी कभी किसी वस्तु या दृश्य का मानवीकरण कर लेता है और वस्तु या दृश्य में मनुष्य जैसे व्यवहारों की कल्पना करने लगता है। उसे उस वस्तु या दृश्य से संबंधित अपने मन की काल्पनिक क्रियाएं भी सच्ची जान पड़ती हैं। अकबर के साथ यही बात हुई थी। अकबर ने नदी में महिला का आरोपण कर लिया था, जिससे नदी की हरहराती लहरें किसी महिला के रुदन के स्वर का भान कराने लगी थीं। बीरबल ने अकबर की समस्या समझ ली थी। अब वह उस समस्या के निवारण के बारे में सोचने लगा। थोड़ी देर के मौन के बाद बीरबल ने अकबर से कहा, झापना, जब आपको नदी का रोना सुनाई पड़ने लगे तब मुझे बता दीजिएगा। मैं भी नदी का रोना सुनना चाहता हूँ। उसका रोना सुनकर ही मैं आपको रोने का कारण बता सकूंगा। इसके लिए तो हमें मध्य रात्रि तक जागकर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अकबर ने बीरबल को समस्या बताई। बीरबल ने कहा, कोई बात नहीं है जहां पनाह, हम जगकर बारिश के मौसम का मजा लेंगे। थोड़ी देर के बाद ही आसमान में छाए मेघ बरसने लगे। बारिश का शोर रात के सन्नाटे में अजीब एहसास पैदा करने लगा। रात बीतने लगी। मध्य रात्रि तक बारिश थमी नहीं बल्कि तेज हो गई। बीरबल को यमुना की लहरों के महल की दीवारों से टकराने की आवाज साफ सुनाई पड़ने लगी। तभी अकबर ने बीरबल से कहा, सुनो बीरबल, सुनो, नदी के रोने की आवाज सुनाई देने लगी है। बीरबल ने शयनकक्ष की खिड़की खोलकर बाहर देखा। अंधेरी रात में यमुना की लहरों पर बारिश की बूंदें पड़ रही थीं, सरसर सरर सरर। अजीब सा शोर यमुना की लहरों पर बारिश की बूंदों के गिरने से पैदा हो रहा था। यमुना की वेगवती लहरें जब महल की दीवार से टकराती तो छपाक छप छपाक की ध्वनि उभरती। बारिश और लहरों के टकराने के स्वरों के घुलमिल जाने के कारण जो स्वर उठता, उसे सुनकर ऐसा लगता मानो नदी जोर जोर से सुबक रही हो। यह सारा मंजर देखकर बीरबल ने कहा, झापना, वाकई नदी रो रही है। नदी अपने पिता पर्वतराज हिमालय से विदा लेकर अपने ससुराल सागर के पास जा रही है। पिता का घर छूटने के कारण नदी विह्वल है और वह रो रही है। बीरबल की बातें सुनकर अकबर के मन का संशय मिट गया। उन्होंने संतोष की सांस लेते हुए कहा, हाँ बीरबल, बिल्कुल ऐसा ही है। पिता के घर से विदा होने पर लड़कियां जिस तरह रोती हैं, उसी तरह यह नदी भी रो रही है। इसके बाद बीरबल ने शयनकक्ष की खिड़की बंद कर दी। रात अधिक बीत चुकी थी, इसलिए अकबर और बीरबल दोनों सोने चले गए। सबेरा होने पर दोनों जगे। स्नान आदि से निवृत्त होकर जलपान किया और दरबार चले गए। अकबर उस दिन शांत रहे और किसी से नहीं पूछा कि नदी क्यों रोती है। एक बार तुर्किस्तान के बादशाह को अकबर की बुद्धि की परीक्षा के लेने का विचार हुआ। उसने एक दूत को पत्र देकर सिपाहियों के साथ दिल्ली भेजा। पत्र का मजमून कुछ इस प्रकार था, अकबर शाह, मुझे सुनने में आया है कि आपके भारतवर्ष में कोई ऐसा पेड़ पैदा होता है जिसके पत्ते खाने से मनुष्य की आयु बढ़ जाती है। यदि यह बात सच्ची है तो मेरे लिए उस पेड़ के थोड़े पत्ते अवश्य भिजवाएं। बादशाह उस पत्र को पढ़कर विचारमग्न हो गए। फिर कुछ देर तक बीरबल से रायमशवरा कर उन्होंने सिपाहियों सहित उस दूत को कैद कर एक सुदृढ़ किले में बंद करवा दिया। इस प्रकार कैद हुए उनको कई दिन बीत गए तो बादशाह अकबर बीरबल को लेकर उन कैदियों को देखने गए। बादशाह को देखकर उनको अपने मुक्त होने की आशा हुई, परंतु यह बात निर्मूल थी। बादशाह उनके पास पहुंचकर बोले, तुम्हारा बादशाह जिस वस्तु को चाहता है वह मैं तब तक उसे नहीं दे सकूंगा जब तक कि इस सुदृढ़ किले की एक दो ईंट न ढह जाए। उसी वक्त तुम लोग आजाद किए जाओगे।
खाने पीने की तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने उसका यथाचित प्रबंध करा दिया है। इतना कहकर बादशाह चले गए, परंतु कैदियों की चिंता और बढ़ गई। वे अपने मुक्त होने के उपाय सोचने लगे। उनको अपने स्वदेश के सुखों का स्मरण कर बड़ा दुख होता था। वे कुछ देर तक इसी चिंता में डूबे रहे। अंत में वे ईश्वर की वंदना करने लगे। हे भगवान, क्या हम इस बंधन से मुक्त नहीं किए जाएंगे? क्या हमारा जन्म इस किले में बंद रहकर कष्ट भोगने के लिए हुआ है? आप तो दीनानाथ हैं, अपना नाम याद कर हम असहायों की भी सुध लीजिए। इस प्रकार वे नित्य प्रार्थना करने लगे। अंत में उनकी प्रार्थना का असर हुआ, ईश्वर की कृपा हुई। एक दिन बड़े जोरों का भूकंप आया और किले का कुछ भाग भूकंप के कारण धराशायी हो गया। सामने का पर्वत भी टूटकर चकनाचूर हो गया। इस घटना के पश्चात दूत ने बादशाह के पास किला टूटने की सूचना भेजी। बादशाह को अपनी कही हुई बात याद आ गई, इसलिए उन्होंने दूत को उसके साथियों सहित दरबार में बुलाकर बोले, आपको अपने बादशाह का आशय विदित होगा और अब उसका उत्तर भी तुमने समझ लिया है। यदि न समझा हो तो सुनो, मैं उसे और भी स्पष्ट किए देता हूँ। देखो, तुम लोग गणना में केवल 100 हो और तुम्हारी आह से ऐसा सुदृढ़ किला ढह गया। फिर जहाँ हजारों मनुष्यों पर अत्याचार हो रहा हो, वहां के बादशाह की आयु कैसे बढ़ेगी? उसकी तो आयु घटती ही चली जाएगी और लोगों की आह से उसका शीघ्र ही पतन हो जाएगा। हमारे राज्य में अत्याचार नहीं होता। गरीब प्रजा पर अत्याचार न करना और भली भांति पोषण करना ही आयुवर्धक वृक्ष है। बाकी सारी बातें मिथ्या हैं। इस प्रकार समझा बुझाकर बादशाह ने उस एलची को उसके साथियों सहित स्वदेश लौट जाने की आज्ञा दी और उनका राह खर्च भी दिया। उन्होंने तुर्किस्तान में पहुंचकर यहाँ की सारी बातें अपने बादशाह को समझाई। अकबर की शिक्षा लेकर बादशाह दरबारियों सहित उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगा। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल वन विहार के लिए गए। एक टेढ़े पेड़ की ओर इशारा करके बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, यह दरख्त टेढ़ा क्यों है? बीरबल ने जवाब दिया, यह इसलिए टेढ़ा है क्योंकि यह जंगल के तमाम दरख्तों का साला है। बादशाह ने पूछा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? बीरबल ने कहा, दुनिया में यह बात मशहूर है कि कुत्ते की दुम और साले हमेशा टेढ़े होते हैं। बादशाह अकबर ने पूछा, क्या मेरा साला भी टेढ़ा है? बीरबल ने फौरन कहा, बेशक जहांपना। बादशाह अकबर ने कहा, फिर मेरे टेढ़े साले को फांसी चढ़ा दो। एक दिन बीरबल ने फांसी लगाने के 3 तख्ते बनवाए, एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का। उन्हें देखकर बादशाह अकबर ने पूछा, 3 तख्ते किस लिए? बीरबल ने कहा, गरीबनवाज, सोने का आपके लिए, चांदी का मेरे लिए और लोहे का तख्ता सरकारी साले साहब के लिए। बीरबल ने कहा, क्यों नहीं जहांपनाह, आखिर हम भी तो किसी के साले हैं। बादशाह अकबर हंस पड़े, सरकारी साले साहब के जान में जान आई। वह बाइज्जत बरी हो गया। ईरान के राजा ने बीरबल की सूझबूझ के किस्से सुनकर उसकी परीक्षा लेने की सोची। उसने बीरबल को अपने राज्य बुलाया। ईरान पहुंचने पर बीरबल एक विशाल कमरे में पहुंचा। उस कमरे में 6 राजा थे। सभी की एक जैसी वेशभूषा थी। एक दरबारी मुस्कुराकर बोला, हमने आपकी काफी प्रशंसा सुनी है। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से असली राजा कौन है? सबको कुछ देर तक देखने के बाद बीरबल ने असली राजा के पास जाकर उन्हें सलाम किया। सभी आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने बीरबल से पूछा, तुमने मुझे कैसे पहचाना? बीरबल ने जवाब दिया, सिर्फ आप ही मेरी आंखों में देख रहे थे। बाकी सभी असली राजा को देख रहे थे ताकि वो उसके हाव भाव की नकल कर सकें।
अकबर और बीरबल आम के बगीचे में टहल रहे थे कि तभी एक तीर अकबर के पैरों के पास आकर लगा। अकबर ने फौरन अपने सिपाहियों से धनुर्धर को पकड़ने के लिए कहा। वो तीर एक छोटे लड़के ने चलाया था। जब सिपाही उसे पकड़कर लाए तो वो डर से थरथर कांप रहा था। अकबर लड़के के पास आकर बोले, मुझे मारने के लिए तुम्हें किसने भेजा है? मेरे दुश्मन का नाम बताओ। लड़के ने घबराते हुए जवाब दिया, मैं आपको मारने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैं तो उस ऊंची डाली से आम गिराना चाहता था। मेरा निशाना चूक गया और तीर गलती से आपके पैरों के पास आकर गिर गया। मुझे माफ कर दीजिए। बीरबल ने अकबर से बच्चे को माफ करने के लिए कहा, पर अकबर उस लड़के की लापरवाही पर बहुत नाराज थे। उन्होंने लड़के को माफी देने से इनकार कर दिया। अकबर ने आदेश दिया, इस बच्चे को उसी तरह से मार दो जिस तरह से इसने मुझे मारने की कोशिश की थी। सैनिकों ने लड़के को आम के पेड़ से बांध दिया। वो उस पर तीर चलाने ही वाले थे कि बीरबल चिल्लाते हुए आया और बोला, रुको। मारने से पहले ये देख लो कि तुम इस बच्चे को किस तरह मार रहे हो। क्या तुमने बादशाह के आदेश को ध्यान से नहीं सुना? उनके आदेश के अनुसार तुम्हें पहले आम के पेड़ पर निशाना लगाना पड़ेगा और वो निशाना चूककर बच्चे को लग जाएगा। सैनिकों ने अकबर की तरफ देखा। अकबर को एहसास हो गया कि उन्होंने जल्दबाजी में गलत फैसला ले लिया था और एक बेकसूर बच्चे को मौत की सजा सुना दी। अकबर ने सैनिकों को कहा, बच्चे को आजाद कर दो। उससे जो हुआ गलती से हुआ। लड़के ने अपनी जान बचाने के लिए बीरबल को धन्यवाद किया। एक बार अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबारियों में बहस चल रही थी कि संसार में सबसे उज्ज्वल वस्तु क्या है। अकबर को चर्चा का विषय रोचक लगा, इसलिए वे इसमें रुचि ले रहे थे। एक के बाद एक दरबारी अपने आसन से उठकर अपनी बुद्धि और ज्ञान से उज्ज्वल वस्तु की व्याख्या कर रहा था। दरबार में अधिकांश दरबारियों की राय थी कि सबसे उज्ज्वल वस्तु दूध है, तो कुछ दरबारी इस मत के भी थे कि दूध से उज्ज्वल कपास होता है। थोड़ी ही देर में चर्चा दूध और कपास की उपयोगिताओं पर केंद्रित हो गई। यह चर्चा भी थोड़ी देर के बाद ही परिवर्तित हो गई और दरबारी दूध और कपास की उपयोगिता के स्थान पर उसके उत्पादन को केंद्र बिंदु बनाकर बहस करने लगे। अकबर ने देखा कि दरबार में बहस का सिलसिला चल रहा है, मगर बीरबल बिल्कुल खामोश है। उन्होंने बीरबल को टोका, बीरबल, तुम क्यों खामोश हो? तुम भी कुछ बोलो। बीरबल ने कहा, जहांपना, मैं क्या बोलूं? दरबार में तो बोलने की होड़ लगी हुई है। मूल चर्चा का विषय ही बदल चुका है। दरबार में अपने मित्रों द्वारा की जा रही चर्चा को अब तक सुनने के बाद मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि विद्वान जब बोलते हैं तब मूल विषय गौण हो जाता है और उनकी स्वयं की विद्वत्ता ही प्रकट होने लगती है। जैसे आरंभ में दरबार के मेरे विद्वान साथी विश्व की सबसे उज्ज्वल वस्तु को केंद्र में रखकर चर्चा कर रहे थे। इसके बाद वे उज्ज्वल वस्तु की उपयोगिता पर केंद्रित हो गए और अब उज्ज्वल वस्तु के उत्पादन पर केंद्रित हैं। अकबर को बीरबल की इस टिप्पणी से इत्तेफाक था। दरबारियों ने बीरबल की टिप्पणी को अपने विरुद्ध कटाक्ष माना और एक दरबारी ने बीरबल को सीधे टोक दिया कि वे बताएं कि संसार की सबसे उज्ज्वल वस्तु क्या है। अकबर ने भी बीरबल को संसार की सबसे उज्ज्वल वस्तु के बारे में बोलने के लिए प्रेरित किया। अंततः बीरबल ने कहा, जहांपना, इस दरबार में बैठे कुछ साथियों ने दूध को और कुछ अन्य साथियों ने कपास को संसार की सबसे उज्ज्वल वस्तु बताया है। मैं उनकी इस राय से सहमत नहीं हूं और विश्वासपूर्वक कहता हूं कि संसार की सबसे उज्ज्वल वस्तु न दूध है न कपास, यह तो प्रकाश है। बिना प्रकाश के कहीं कुछ भी उज्ज्वल नहीं हो सकता। बीरबल की बात पर दरबार में शोर होने लगा। अकबर ने समझ लिया कि दरबारी बीरबल के कथन के विरुद्ध हैं।
ऐसे में यदि बहस कराई जाए तो सही बात सामने नहीं आ पाएगी और दरबार में चूंकि कपास और दूध को पहले भी उज्ज्वल बताया जा चुका है, तब वक्ता पुनः वही बात दोहराएंगे जो वे बोल चुके हैं। इसलिए उन्होंने बीरबल से सीधे पूछा, बीरबल, क्या तुम अपनी बात प्रमाणित कर सकते हो? जी हाँ महाराज, उचित अवसर पर मैं अपनी बात प्रमाणित कर सकता हूँ, बीरबल ने कहा। दरबार में यह चर्चा उसी क्षण स्थगित हो गई। दूसरे दिन सुबह सुबह ही बीरबल महल चला गया। बादशाह उस समय अपने शयन कक्ष में थे। बादशाह के कक्ष तक आने जाने में बीरबल को कहीं कोई रुकावट नहीं थी। सभी पहरेदार उसे जानते पहचानते थे। वह बिना किसी रोकटोक के बादशाह के कक्ष में गया और दरवाजे के पास उसने एक कटोरी दूध से भरकर रख दी। मुट्ठी भर कपास भी उसने वहीं रख दिया और दरवाजे के बाहर बैठकर बादशाह के जगने की प्रतीक्षा करने लगा। बादशाह जगे। कमरे की खिड़कियां बंद थीं। ठंड का मौसम था, इसलिए रोशनदान भी बंद कर दिए गए थे। बादशाह का कक्ष अंधेरे में डूबा था। जगने के बाद कमरे की स्थितियों के अभ्यस्त अकबर दरवाजे तक पहुंचे और दरवाजा खोलने का उपक्रम वे कर ही रहे थे कि उनका पांव जमीन पर रखी दूध की कटोरी से जा टकराया। अकबर घबरा गए। दरवाजा खुलते समय उनके पांव के नीचे कपास पड़ गया तो यह सोचकर पांव झटके से उन्होंने खींच लिया कि कोई जीवित जानवर उनके पांव के नीचे आ गया है। दरवाजा खुलने पर वे निश्चिंत हुए कि उनके पांव के नीचे कोई जीव नहीं बल्कि कपास आ गया था और पांव से टकराने वाली चीज दूध से भरी कटोरी थी। मगर उनकी समझ में यह नहीं आया कि कटोरी और कपास वहां रखे किसने और इसका मकसद क्या था। दरवाजा खोलकर उन्होंने पहरेदारों से इसके बारे में पूछा। तभी दरवाजे के पास बैठा बीरबल उठ खड़ा हुआ और बोला, जहांपना, मैंने ही दूध की कटोरी और कपास दरवाजे के पास रखे थे। बीरबल को उस वक्त वहां देखकर बादशाह चकित हुए और पूछा, बीरबल, तुम यहां इस वक्त? बीरबल के आकस्मिक आगमन से अकबर हैरानी में थे। अकबर की हैरानी इस बात के लिए भी थी कि आखिर बीरबल ने उनके कमरे में दूध की कटोरी और कपास क्यों रखे। बादशाह के विस्मय का भाव देखकर बीरबल ने अपनी स्थिति स्पष्ट की, जहांपना, गुस्ताखी माफ हो। कल दरबार में दूध और कपास को उज्ज्वल वस्तु बताया गया, जबकि मैं इन्हें उज्ज्वल वस्तु नहीं मान रहा था। मैंने उज्ज्वल वस्तु के रूप में प्रकाश का नाम लिया था। आपने मुझे अपनी बात प्रमाण सहित कहने का आदेश दिया था, इसीलिए आपके कमरे में दरवाजे के पास मैंने दूध से भरी कटोरी और कपास रख दिए थे। यदि ये वस्तुएं उज्ज्वल होती तो आपके पांव इससे नहीं टकराते, क्योंकि आप इन्हें देख चुके होते। आपके कमरे में प्रकाश का अभाव था, जिसके कारण आप इनसे टकरा गए। क्या इससे प्रमाणित नहीं होता कि प्रकाश ही सबसे उज्ज्वल वस्तु है? बीरबल की बातों से अकबर प्रसन्न हुए और उस दिन जब अकबर अपने दरबार में गए तब दरबारियों को बीरबल के प्रमाण सहित प्रकाश को उज्ज्वल बताने की घटना का सविस्तार उल्लेख किया। दरबार में बीरबल की भूरी भूरी प्रशंसा हुई। बीरबल अपनी मेधा के बल पर बादशाह अकबर का सबसे प्रिय दरबारी बन चुका था। बादशाह उससे जरूरी मशविरे करते, उसकी सलाह पर अमल भी करते। इस तरह राज्य की गोपनीय बातों की जानकारी भी बीरबल को रहती थी। अकबर के दरबार में खास सितारा बनकर उभरने के बाद बीरबल ने यह गौरव भी हासिल कर लिया था कि बादशाह उसके साथ मौजमस्ती की बातें भी कर लेते थे और दोनों के बीच हंसी मजाक भी खूब चलता था। एक दिन अकबर किसी जरूरी मसले पर बीरबल के साथ विचार विमर्श कर रहे थे कि बीरबल के मुंह से कोई ऐसी पंक्ति निकल गई जो अकबर को अपनी गरिमा के विरुद्ध लगी। उन्होंने तत्काल बीरबल को टोका, बीरबल, तुम निहायत ही बदतमीज हो गए हो। तुम्हें यह भी ख्याल नहीं रहता कि किसके सामने बोल रहे हो और क्या बोल रहे हो।
अब तुम्हारा अधिकांश समय मेरे साथ बीतता है, कुछ तो ख्याल रखा करो। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? जैसी आज्ञा महाराज। अवश्य ख्याल रखूंगा। सच कहूं तो ख्याल रखता भी हूं, लेकिन क्या करूं, जबान पर तो सोहबत का असर पड़ता ही है। बीरबल का यह जवाब सुनते ही अकबर चुप हो गए। बीरबल मंद मंद मुस्कुराता रहा। एक बार एक विद्वान अकबर के दरबार में आया। उसने ब्रह्मांड, सौर मंडल और पृथ्वी के आकार के बारे में सबको बताया। अकबर ने विद्वान से एक सवाल किया, अगर पृथ्वी गोल है तो एक व्यक्ति एक स्थान से चलना शुरू करे और सीधा चलता रहे तो क्या वो वापस उसी स्थान पर पहुंच जाएगा? विद्वान ने सहमति में अपना सिर हिलाया और कहा, ऐसी यात्रा पूरी करने के लिए उस व्यक्ति को पहाड़ों और समुद्रों के पार जाना पड़ेगा और घने जंगलों से गुजरना होगा। अकबर ने तर्क दिया, ऐसा है तो फिर समुद्रों पर तैरा जा सकता है, पहाड़ों में सुरंग बनवाई जा सकती है और जंगलों को हाथी पर चढ़कर पार किया जा सकता है। अकबर ने फिर अपने मंत्रियों से पूछा, आप सभी को क्या लगता है इस यात्रा को पूरा करने में कितना वक्त लगेगा? एक मंत्री ने कहा, इस यात्रा को पूरा करने में 25 वर्ष लगेंगे। अन्य मंत्रियों ने भी अपना अपना अनुमान लगाया। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम शांत क्यों हो? क्या तुम्हारे पास इसका कोई जवाब नहीं है? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहां पनाह इस यात्रा को करने में केवल एक दिन का वक्त लगेगा। हर कोई हैरान हो गया। अकबर बोले, ऐसा कैसे हो सकता है बीरबल? एक दिन में तो कोई मेरा राज्य भी पार नहीं कर सकता। बीरबल बोला, हुजूर अगर कोई सूर्य की रफ्तार से चले तो वो पूरी पृथ्वी का चक्कर एक दिन में लगा सकता है। अकबर बीरबल के जवाब पर खूब हंसे। एक बार दिल्ली दरबार में बैठे हुए बादशाह अकबर ने अपने नवरत्नों से पूछा, भाई यह बताओ सबसे बड़ा पट यानी शहर कौन सा है? पहले नवरत्न ने कहा, सोनीपत। दूसरा नवरत्न, हुजूर पानीपत सबसे बड़ा पत है। तीसरे नवरत्न ने लंबी हाँकी, नहीं जनाब, दलपत से बड़ा पत और कोई दूसरा नहीं है। चौथे नवरत्न ने अपना राग अलापा, सबसे बड़ा पत तो दिल्लीपत यानी दिल्ली शहर है। बीरबल चुपचाप बैठे हुए सारी बातें सुन रहे थे। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, तुम भी कुछ बोलो। बीरबल ने कहा, सबसे बड़ा पत है राखपत और दूसरा बड़ा पत है रखापत। बादशाह अकबर ने पूछा, बीरबल हमने सोनीपत, पानीपत, दलपत और दिल्लीपत सब पत सुन रखे हैं, पर राखपत, रखापत किस शहर के नाम हैं? बीरबल बोले, हुजूर राखपत का मतलब है मैं आपके रखूं और रखापत का मतलब है आप मेरी बात रखो। यह मेलजोल और प्रेम भाव जिस पत में नहीं है उस पत का क्या मतलब है? प्रेम भाव है तो जंगल में भी मंगल है और प्रेम भाव नहीं तो नगर भी नरक का द्वार है। बादशाह अकबर बीरबल की बातों को सुनकर बहुत खुश हुए और उन्हें कई इनामों से नवाजा। दरबार की कार्यवाही चल रही थी। सभी दरबारी एक ऐसे प्रश्न पर विचार कर रहे थे जो राजकाज चलाने की दृष्टि से बेहद अहम न था। सभी एक एक कर अपनी राय दे रहे थे। बादशाह दरबार में बैठे यह महसूस कर रहे थे कि सबकी राय अलग है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि सभी एक जैसे क्यों नहीं सोचते। तब बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि लोगों की राय आपस में मिलती क्यों नहीं? सब अलग अलग क्यों सोचते हैं? हमेशा ऐसा नहीं होता। बादशाह सलामत, बीरबल बोला, कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिन पर सभी के विचार समान होते हैं। इसके बाद कुछ और काम निपटाकर दरबार की कार्यवाही समाप्त हो गई। सभी अपने अपने घरों को लौट चले। उसी शाम जब बीरबल और बादशाह अकबर बाग में टहल रहे थे तो बादशाह ने फिर वही राग छेड़ दिया और बीरबल से बहस करने लगे। तब बीरबल बाग के ही एक कोने की ओर उंगली से संकेत करता हुआ बोला, वहां उस पेड़ के निकट एक कुआं है।
वहां चलिए, मैं कोशिश करता हूं कि आपको समझा सकूं कि जब कोई समस्या जनता से जुड़ी हो तो सभी एक जैसा ही सोचते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर लोगों के विचार एक जैसे होते हैं। बादशाह अकबर ने कुछ देर कुएं की ओर घूरा, फिर बोले, लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारे समझाने का ढंग कुछ अजीब सा है। बादशाह जबकि जानते थे कि बीरबल अपनी बात सिद्ध करने के लिए ऐसे ही प्रयोग करता रहता है। सब समझ जाएंगे हुजूर। बीरबल बोला, आप शाही फरमान जारी कराएं कि नगर के हर घर से एक लोटा दूध लाकर बाग में स्थित इस कुएं में डाला जाए। दिन पूर्णमासी का होगा। हमारा नगर बहुत बड़ा है। यदि हर घर से एक लोटा दूध इस कुएं में पड़ेगा तो यह दूध से भर जाएगा। बीरबल की यह बात सुन बादशाह अकबर ठहाका लगाकर हंस पड़े। फिर भी उन्होंने बीरबल के कहेनुसार फरमान जारी कर दिया। शहर भर में मुनादी करवा दी गई कि आने वाली पूर्णमासी के दिन हर घर से एक लोटा दूध लाकर शाही बाग के कुएं में डाला जाए। जो ऐसा नहीं करेगा उसे सजा मिलेगी। पूर्णमासी के दिन बाग के बाहर लोगों की कतार लग गई। इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा था कि हर घर से कोई न कोई वहां जरूर आए। सभी के हाथों में भरे हुए पात्र बर्तन दिखाई दे रहे थे। बादशाह अकबर और बीरबल दूर बैठे यह सब देख रहे थे और एक दूसरे को देख मुस्करा रहे थे। सांझ ढलने से पहले कुएं में दूध डालने का काम पूरा हो गया। हर घर से दूध लाकर कुएं में डाला गया था। जब सभी वहां से चले गए तो बादशाह अकबर व बीरबल ने कुएं के निकट जाकर अंदर झांका। कुआं मुंडेर तक भरा हुआ था। लेकिन यह देख बादशाह अकबर को बेहद हैरानी हुई कि कुएं में दूध नहीं, पानी भरा हुआ था। दूध का तो कहीं नामो निशान तक न था। हैरानी भरी निगाहों से बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए पूछा, ऐसा क्यों हुआ? शाही फरमान तो कुएं में दूध डालने का जारी हुआ था, यह पानी कहाँ से आया? लोगों ने दूध क्यों नहीं डाला? बीरबल एक जोरदार ठहाका लगाता हुआ बोला, यही तो मैं सिद्ध करना चाहता था हुजूर। मैंने कहा था आपसे कि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिस पर लोग एक जैसा सोचते हैं, और यह भी एक ऐसा ही मौका था। लोग कीमती दूध बर्बाद करने को तैयार न थे। वे जानते थे कि कुएं में दूध डालना व्यर्थ है। इससे उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं था। इसलिए यह सोचकर कि किसी को क्या पता चलेगा, सभी पानी से भरे बर्तन ले आए और कुएं में उड़ेल दिए। नतीजा, दूध के बजाय पानी से भर गया कुआं। बीरबल की यह चतुराई देख बादशाह अकबर ने उसकी पीठ थपथ पाई। बीरबल ने सिद्ध कर दिखाया था कि कभी कभी लोग एक जैसा भी सोचते हैं।